से बड़ी खबर है, जहां पर जौहरी बाजार में ज्वेलरी शोरूम में लूटने की कोशिश की गई। हथियारबंद बदमाश ने शोरूम में ज्वेलरी लूटने की कोशिश की। शोरूम मालिक के बेटे ने बदमाश को पकड़ लिया। रास्ते से गुजर रहे कांस्टेबल ने बदमाश को दबोचा। यूपी के हाथरस का रहने वाला बदमाश पकड़ा गया है। अपनी गैंग के साथ ये वारदात करने यहां पर पहुंचा हुआ था, लेकिन इससे पहले ही यहां पर इसे पकड़ लिया गया। तो लूट की ये कोशिश नाकाम रही। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उस बदमाश की जिसे पकड़ लिया गया है। विष्णु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, बड़ी सफलता कह सकते हैं इसे। बताया जा रहा है कांस्टेबल भी वहां पर था, क्या हुआ था वहां पर, पूरी जानकारी इसे लेकर। देखिए, पूरा मामला जो है वो जौहरी बाजार का है, जो कि सबसे बड़ा ज्वेलरी मार्केट है, और वहीं पर खंडाका ओम जैन ज्वेलर्स जो है उसके वाकया था। जब करीब 9:30 बजे शोरूम बंद होने वाला था, तभी कुछ बदमाश एक बदमाश जिसमें योगेश नाम का बदमाश था, वो हथियार लेकर सबसे पहले शोरूम में घुसा। उसके बाद उसने पिस्टल दिखा करके जो वहां पर मौजूद लोगों को लूटने का प्रयास किया, वहां पर उनको धमकियां दी जान से मारने की। इस बीच शोरूम चालक सक्षम जैन और 2-3 लोगों ने मिलकर के हिम्मत दिखाते हुए उस बदमाश को धर दबोचा। और वहीं पर गश्त पर जो गुजर रहे कांस्टेबल विजय सिंह ने जब देखा कि शोरूम में कुछ चल रहा है, ऐसे में संदेह होने पर विजय सिंह भी अंदर पहुंचा, कांस्टेबल, और उसके बाद उसने तत्काल थाना प्रभारी राण सिंह सोढ़ा जो SHO मानक उनको सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तत्काल सबने मिलकर के इस बदमाश को धर दबोचा। और प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि पकड़ा गया बदमाश का नाम योगेश है, वो यूपी का है, और यूपी में ही अपनी गैंग के साथ मिलकर के ये लोग जयपुर में लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। और जब कल मानक चौक पे इस ज्वेलरी शोरूम में पहुंचे, तो ये विष्णु, गैंग के लोगों का कुछ पता चल सका है? कौन कौन लोग वहां पर और पहुंचे हुए थे? देखिए, बिल्कुल योगेश पाराशर से इस समय पूछताछ चल रही है मानक चौक थाने में, लेकिन अब उसके बारे में और अहम सुराग इस गैंग के बारे में लगे, लेकिन अब तक कितने आदमी पकड़े गए उसका खुलासा जल्द से जल्द मानक चौक थाना पुलिस करेगी। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का टोंक से बड़ी खबर है, जहां पर युवक हत्या मामले में सहमति बन गई है। देर रात हनुमान बेनीवाल से वार्ता के बाद सहमति बनी। रात 4 बजे शव जिला अस्पताल में रखवाया गया। सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। परिजन को संविदा पर नौकरी का आश्वासन मिला है। 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया गया है। तो आखिरकार सहमति बन गई। लगातार धरना प्रदर्शन जारी था, लेकिन अब परिजनों को संविदा पर नौकरी का आश्वासन मिला और इसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। तो सहमति बन गई है। तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। देर रात यहां पर हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे और उन्हीं से वार्ता के बाद बताया जा रहा है कि सहमति बनी है। रात के 4 बजे शव जिला अस्पताल में रखवाया गया। सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो कई तरीके के आरोप हत्या को लेकर, और अब इन तमाम आरोपों को लेकर 302 धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सहयोगी दौलत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, आखिरकार बात बन गई, कौन कौन सी वो बातें जिन पर सहमति बन पाई? देखिए, दोषी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। 50 लाख आर्थिक सहायता की जो 1 करोड़ की मांग थी, उसमें 50 लाख पर सहायता पर सहमति बनी है। एक संविदा पर नौकरी, ये फिलहाल सहमति बनी है। हनुमान बेनीवाल और SP और कलेक्टर देर रात धरना स्थल पर इन चीजों की घोषणा की है। और शव जो था शंकर मीणा का, उसको रात 4 बजे यहाँ सादत अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। कुछ पुलिस कर्मियों को हटाने की बात हुई, हालांकि वो किन किन पुलिस कर्मियों को हटाया जाएगा वो SP के आदेश के बाद ही जानकारी मिलेगी। कुल मिलाकर के जो 2 दिन डोडवाड़ी गांव में बजरी लीज धारक के खिलाफ जो लेकर के बड़ा आंदोलन था, हनुमान बेनीवाल का इंतजार 2 दिन के बाद में आखिर वो आए। हालांकि उन्होंने कहा कि सुबह तक मैं यही हूं, लेकिन अब रात को 4 बजे शव यहाँ रखवाया गया है। क्या वार्ता रात को हुई है वो थोड़ी देर बाद में जानकारी मिलेगी, लेकिन पूरे मामले में अब सुलह बन गई है और शव को सादत अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और मामला शांत है।
बिल्कुल। और दौलत, जिस तरीके से ये पूरा मामला है बेहद गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर खनन माफिया तो एक तरफ है ही, दूसरी तरफ पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि डिटेल जांच हो। क्या जांच को लेकर कोई कार्रवाई की जा रही है वहां पर? बिल्कुल, हनुमान बेनीवाल जब पहुंचे थे तो उनका सबसे पहला यही था कि मैं आया हूं यहाँ, दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए ऐसी घटना की। और रात को भी जब 4 बजे सहमति बनी थी तो उसी समय एसपी और कलेक्टर मौजूद थे और हनुमान बेनीवाल का यही कहना था कि शंकर मीणा को भले ही न्याय मिलने की बात हो रही है, लेकिन मुझे दोबारा यहाँ नहीं आना पड़ा। हनुमान बेनीवाल जब आए थे देर शाम 5-6 बजे, जब उनकी मीडिया से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि राजधानी पर पूछ करेंगे, हाईवे जाम करेंगे अगर शंकर मीणा को न्याय नहीं मिलता है तो। और उनका यही कहना था, ये एक आखिरी नहीं है, पूरी लड़ाई है, इसको हम लड़ेंगे। हालांकि सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर हमला बोला। साथ ही बीजेपी पर भी उन्होंने कहा कि सभी सरकारें जो है वो इस लीज धारक जो बजरी माफिया है उनके साथ मिली हुई है। हालांकि उन्होंने जो आरोप लगाए वो अपनी जगह है, लेकिन पूरी राजनीति जो पूरे इस घटनाक्रम में हुई थी वो राजनीति दौलत, ये मामला राजनीतिक रूप लेते हुए भी नजर आया। हालांकि ये बड़ी बात है और बड़ा अपडेट कि फिलहाल इस प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया है, लेकिन आगे दोबारा इस तरीके के मामले सामने न आए, क्योंकि बेहद गंभीर ये मामला हो जाता है जब पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नजर आए। ऐसे में डिटेल जांच भी जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। NH-21 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। कंटेनर ने जुगाड़ को टक्कर मार दी। भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में से 6 को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। सदर थाना क्षेत्र के मित्रपुरा के पास यह भीषण सड़क हादसा हुआ। तो भीषण हादसा और 2 लोगों की मौत हो गई है, 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है, लेकिन गंभीर बात यह है कि 6 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इन 6 लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। अब इस हादसे के पीछे के कारणों की तलाश की जा रही है कि आखिर किन वजहों से यह हादसा हुआ है। तो कंटेनर ने जुगाड़ को टक्कर मारी और इसके बाद हादसे में दर्दनाक 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, बेहद दर्दनाक हादसा, 2 लोगों की मौत हो गई है, 20 लोग घायल हैं। कुछ पता चल सका है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, और जो लोग अधिक घायल हैं उनकी स्थिति को लेकर भी अपडेट बताइएगा। बिल्कुल, ये पूरा घटनाक्रम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर मित्रपुरा मेडिकल कॉलेज के समीप हुआ है। ये सभी लोग जुगाड़ एक वाहन में सवार होकर जा रहे थे और महेश्वरा खुर्द में एक जामने का कार्यक्रम था, उसमें भाग लेकर वापस अपने गांव झापड़ावास जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार एक कंटेनर ने इस जुगाड़ को टक्कर मारी, जिसके कारण जुगाड़ में सवार अधिकतर लोग घायल हो गए। इस जुगाड़ में अधिकतर महिलाएं और बालिकाएं थी जो हादसे में घायल हुई हैं। कुल 21 महिलाएं और बालिकाएं घायल हुई हैं, जिन्हें दौसा और जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं इस हादसे में एक 3 वर्षीय मासूम बच्ची और एक 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त जो वाहन है जुगाड़ उसको हटा दिया है और यातायात सुचारू करवा दिया है। वहीं जो कंटेनर जो टक्कर मारने वाला है उसकी तलाश की जा रही है। और जो 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जयपुर रेफर किया गया है, जिनकी हालत क्रिटिकल बनी हुई है। और पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। प्रथम दृष्टया तेज रफ्तार दुर्घटना का कारण हो सकता है कि कंटेनर तेज रफ्तार में था, इसी कारण यह हादसा हुआ। आशीष, यानी कि एक बार फिर से रफ्तार का कहर बरपा है और 2 लोगों की मौत हो गई। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्य सचिव उषा शर्मा का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 31 दिसंबर तक अब उषा शर्मा अपने पद पर बनी रहेंगी। DOPT ने मुख्य सचिव के एक्सटेंशन को मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव उषा शर्मा का आज रिटायरमेंट था, लेकिन अब उनके कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 1 जनवरी 2024 को नया मुख्य सचिव मिलेगा।
तो उषा शर्मा जिनका आज रिटायरमेंट था, आज वो रिटायर होने वाली थी, लेकिन अब चूंकि एक्सटेंशन कर दिया गया, उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। अब 31 दिसंबर तक 2023 तक वो अपने पद पर बनी रहेंगी। वो नोटिस भी आपको दिखा रहे हैं, जिस नोटिस के माध्यम से उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। अब जो आने वाला नया मुख्य सचिव होगा या होगी, वो अब 1 जनवरी 2024 को मिलेगा। तो अच्छे कार्य को लेकर ये एक्सटेंशन मिला है उषा शर्मा को। आज वो रिटायर हो जाती, लेकिन चूंकि कार्यकाल को बढ़ाया गया और यही वजह है कि अब 31 दिसंबर 2023 तक वो अपने पद पर बनी रहेंगी। इतना अच्छा काम किया है कि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि बहुत अच्छी तरह से ये सक्सेसफुल होगा। अमित शाह जी सभा को संबोधित करेंगे। और अब बात करेंगे बीजेपी के मिशन मेवाड़ की। जी अमित शाह का उदयपुर दौरा है। आज तकरीबन 12:30 बजे गांधी ग्राउंड स्थित वे पहुंचेंगे। सभा स्थल मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सभा के बाद अमित शाह होटल हावर्ड जॉनसन पहुंचेंगे। होटल में तकरीबन दोपहर 2:30 बजे जनजाति समाज के विशिष्ट जनों से संवाद करेंगे और इसके बाद शाम के 4 बजे शाह एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। शाह 4:30 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो उदयपुर साधने की कोशिश, यहां पर अमित शाह का दौरा और खास दौरा ये माना जा रहा है, बेहद अहम माना जा रहा है कि किस कदर उदयपुर के जो लोग हैं उनके वोट को साधा जाए। अमित शाह का दौरा है, इसके लेकर तमाम जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बता रहे हैं कि ये सीट क्यों अहम हो जाती है। तो मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं और इसी को लेकर ताबड़तोड़ दौरे केंद्रीय मंत्रियों की ओर से किए जा रहे हैं। तमाम योजनाओं को गिनाए जा रहे हैं। कपिल सियोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, उदयपुर दौरा गृह मंत्री अमित शाह का अहम रहने वाला है। क्या तैयारियां वहां पर और क्या कार्यक्रम अमित शाह के? अब देखिए, चुनावी वर्ष है और ऐसे में जब केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं तो सारे जो केंद्रीय मंत्री, उनका फोकस राजस्थान की ओर है कि वे केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए, केंद्र सरकार के कामों को गिनाते हुए इस चुनावी वर्ष में जनता के बीच में जाए। और यही वजह है कि अमित शाह जो है वो उदयपुर के लोकसभा सम्मेलन में शामिल होने आ रहे हैं। यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ उदयपुर लोकसभा से इकट्ठी की जाए और अमित शाह उन्हें अपनी जो योजनाएं हैं वो गिनाएं। तो इसके लिए अमित शाह तकरीबन 12 बजे उदयपुर पहुंच जाएंगे। बताया जा रहा है कि 12 से 1 के बीच में वे सभा स्थल पर आएंगे और वहां पर जो भीड़ होगी उसे संबोधित करेंगे, केंद्र सरकार की योजनाएं बनाएंगे। इस सभा स्थल से वे कार्यक्रम खत्म होने के बाद में एक होटल जाएंगे जहां पर उनका लंच का कार्यक्रम है, लेकिन वहां एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है जनजातीय अंचल के जो विशिष्ट लोग हैं उनके साथ में। और चुनिंदा बताया जा रहा है कि सिर्फ 50 से 60 लोगों को बुलाया गया है। ये कार्यक्रम पहले बेहद गोपनीय तरीके से रखा गया था, लेकिन अब इसे जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो एक औपचारिक बैठक होगी जब अमित शाह आराम करने जाएंगे, उस दौरान इस बैठक को किया जाएगा और जनजातीय अंचल के लोगों को साथ देने की इस बैठक के मार्फत कोशिश होगी। तो बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। और तैयारियों की अगर हम बात करें तो पूरे शहर को सजाया गया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से जगह जगह अमित शाह के स्वागत के लिए टेंट लगाए गए हैं। अब और गांधी ग्राउंड में पूरी तरह से तैयारी है, बड़ी तादाद में लोग बैठ पाए उसकी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। तो सारी तैयारियां पूरी है और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जो है उन्हें इंतजार है अमित शाह का उदयपुर आने का। बिल्कुल इंतजार है उदयपुर वासियों को भी और पूरे के पूरे राजस्थान को कि कब यहाँ पर अमित शाह पहुंचेंगे और देखना बेहद खास होगा कि क्या कुछ मंच से बोलते हैं अमित शाह। बहुत शुक्रिया कपिल आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम अशोक गहलोत के पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर हुआ है। उनका इलाज एसएमएस अस्पताल में किया गया, जहां सभी तरह की जांच और इलाज के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें छुट्टी दे दी। डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री को 1 सप्ताह तक
पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी है। एक मेडिकल टीम नियमित रूप से सीएम की जांच करेगी। बताया जा रहा है कि घर पर ही मुख्यमंत्री के दाएं पैर में नुकीली चीज चुभने के बाद उनका बैलेंस बिगड़ गया और बायां पैर मुड़ गया। इस वजह से दाएं पैर के अंगूठे का नाखून उखड़ गया और बाएं पैर में हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया। चोट के बाद अब संभावना है कि मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रम और दौरे रद्द किए जा सकते हैं। वो बाहर आ गया है तो, और बाएं जो अंगूठा है उसके अंदर फ्रैक्चर है, तो इसी को देखते हुए यहाँ पर उनका जो फर्स्ट एड है और पूरा इलाज यहाँ पर किया गया इमरजेंसी में। हमारे प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर राकेश जैन यहाँ पर आए थे और उन्होंने जो अंगूठे का जो नाखून उखड़ा है उसको वहीं पर ही उसका स्टिच करके उसको जोड़ा गया है, साथ में उसको पट्टी की गई है। साथ में जो दूसरे पैर में जो बायां पैर है उसके जो उसका जो अंगूठा है उसके में फ्रैक्चर है, तो उसको हमने डॉक्टर अनुराग धाकड़ ने जो हमारे ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट है उन्होंने इसके ऊपर प्लास्टर किया है और ये हिदायत दी गई मुख्यमंत्री को कि अगले कुछ दिनों के लिए सख्त हिदायत दी गई कि मूवमेंट ना किया जाए। कितने दिन सर रेस्ट करना होगा? अभी कम से कम ये जो है जो बाएं पैर में उनको स्लैब बांधा गया है, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन ने अभी राय दी है कि 7 दिन बाद एक बार देखेंगे कैसी थी, उसके बाद डिसाइड करेंगे। गिर गए जिससे उनके नाखून में चोट लगी और लेफ्ट साइड का जो पैर है उसमें भी राइट में तो लगी है नाखून उतर गया और राइट साइड में जो है उसमें लेफ्ट साइड वाले में उनके हेयरलाइन फ्रैक्चर भी है। तो इसलिए दोनों जो अंगूठे हैं दोनों बायां और दायां दोनों का इन्होंने इलाज किया है, एक्सरे कराया है, दवाई दी है और अभी चूंकि फ्रैक्चर है तो और करेंगे। इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का, बीकानेर से बड़ी खबर है। संभाग से अब जिलों की मांग तेज हो चली है। बीकानेर के नोखा एमएलए बिहारी लाल ने ये मांग उठाई है। बिहारी लाल बिश्नोई ने नोखा को जिला बनाने की मांग की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इसे लेकर पत्र भी भेजा है। कई मापदंडों पर नोखा को जिला बनाने लायक बताया गया है। बिहारी बिश्नोई ने विधानसभा सत्र में नोखा को जिला बनाने की मांग रखी थी। वर्तमान में कुछ और जिले बनाने की चर्चा चल रही है और एक बार फिर से नोखा को जिला बनाने की मांग तेज हो चली है। ये पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। उधर मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी महाजनसंपर्क का अभियान चलाकर मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में आज कोटपूतली विधानसभा में बीजेपी मोर्चे का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और यूपी के एमएलसी अश्विनी त्यागी शामिल हुए। इस सम्मेलन में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्र सरकार मोदी सरकार में और राज्य की गहलोत सरकार में एक एक चीज आप उठा के देख लो, चाहे महिलाओं का मान सम्मान की बात हो, उधर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सिर्फ एक व्यावहारिक बदलाव नहीं बल्कि सीआरपीएफ बीएसएफ के अंदर 33% रिजर्वेशन करके अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने का काम करा है, सुकन्या समृद्धि योजना शुरू करके। और यहाँ देखिए पूरे देश के अंदर सबसे खराब कानून व्यवस्था और जो रेप्स हो रहे हैं जो वो राजस्थान में हो रहे हैं। मैं भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता, लेकिन मुझे पूरा महसूस होता है कि इस बार कोटपूतली के अंदर बदलाव निश्चित है। माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उस 2014 से लेकर के 2023 तक इस 9 साल के शासन में इस सरकार के संचालन में 9 वर्ष सेवा सुशासन और गरीब कल्याण इस संकल्प को लेकर के हम चले थे और आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने इन 9 वर्षों में गरीब के लिए कल्याण सेवा और सुशासन के माध्यम से निश्चित रूप से इस देश के आम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। उधर चूरू के तारानगर क्षेत्र में इन दिनों एक भेड़ का बच्चा भारी डिमांड में है, जिसकी बोली तकरीबन 1 करोड़ तक जा चुकी है, लेकिन तब भी इसका मालिक इसे बेचने को तैयार नहीं है। ये भेड़ का बच्चा आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल भेड़ के बच्चे के पेट के हिस्से पर उर्दू में कुछ लिखा है,
जिसे उसका मालिक चरवाहा राजू सिंह समझ नहीं पाया। लेकिन जब उर्दू के जानकारों ने देखा तो पता चला कि उसके पेट के हिस्से पर कुदरती 786 लिखा है, जो मुस्लिम समाज के लिए बहुत मुबारक नंबर होता है। फिलहाल करोड़ों की कीमत लगने के बाद इस भेड़ के बच्चे की सुरक्षा का भी विशेष ख्याल रखा जाने लगा है। इसे राजू सिंह अपने परिवार के साथ घर के अंदर रखा करते हैं। तो 86 नंबर है ऊपर। और फिर बाद में मैं सीधी शुरू फोन आया, उन्होंने बताई कि बड़ी मैं 70 लाख रुपये दे दी। फिर बाद में स्टिकर को फोन आया, वो बोले मैं 80 लाख रुपये। फिर एक फोन और आया, उन्होंने बताया 1 करोड़ को। और रुक करेंगे अगली खबर का। भले ही सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत दी है, लेकिन देश में आज भी मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक की कुप्रथा का दंश झेल रही हैं। ताजा मामला जोधपुर का है, जहां ईद के मुकद्दस मौके पर नोटिस के जरिए 3 तलाक देने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि उसका निकाह मोइन खान के साथ हुआ, जिसके बाद ससुराल पक्ष वालों ने पीड़िता के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और पति ने तलाक दे दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी घोषित करने के बावजूद उसके पति ने उसे 3 तलाक देने का आपराधिक कृत्य किया है। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले पर जांच शुरू कर दी है। विवाहिता ने रिपोर्ट दी थी कि उसके ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर उसने 498 का महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जो भी न्यायालय में विचाराधीन है। महिलाएं अपने पीरियड में अपने पति से अलग रहती हैं। इसी दरमियान उसने पति ने एक नोटिस भिजवाया है 3 तलाक का, जो कि अवैध है, गैर कानूनी है। उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। झीलों की नगरी उदयपुर में भी 2 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। आज लेक सिटी में मेघ जमकर बरसे, जिसके चलते शहर की सड़कें जलमग्न हो गईं। सुबह से ही आसमान में काले घनघोर बादल छाए रहे, जो दोपहर तक झमाझम बारिश में तब्दील हो गए। रिमझिम तेज बरसात से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आई। मानसून की बारिश के साथ ही लेक सिटी उदयपुर की फिजा भी खूबसूरत हो गई। और प्रदेश सहित भीलवाड़ा जिले में भी मानसून ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से भीलवाड़ा जिले में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। भीलवाड़ा जिले के ककरोलिया घाटी, नंदराज क्षेत्र सहित कोटडी में बीते दिनों हो रही भारी बरसात के चलते आसपास का क्षेत्र जलमग्न हो गया, जिसके चलते कोठारी बांध में भी पानी की आवक शुरू हो चुकी है। वहीं किसानों के खेतों में भी पानी भर चुका है और आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। जोधपुर सेंट्रल जेल प्रशासन भले ही सुरक्षित जेल के लाख दावे करता है, लेकिन एक वीडियो जेल की पोल खोलती नजर आ रही है, जहां मोबाइल का इस्तेमाल तो हो ही रहा है, साथ ही साथ जिस कैदी ने ये वीडियो बनाकर भेजा है उसके दावे चौंकाने वाले हैं। कैदी ने बताया कि जेल में अराजकता की हालात हैं, उससे मारपीट की जाती है। साथ ही इस कैदी ने बताया कि जेल में नशे की सामग्री पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है। जेल बंदी ने यह दावा किया है कि पैसे के दम पर जेल में कोई भी काम किया जा सकता है। कैदी वीडियो में बता रहा है कि कुछ समय पहले जेल में बंद कई कैदियों ने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद पीड़ित कैदी ने इस मामले को लेकर रातानाडा थाने में रिपोर्ट लिखाने का मन बनाया, लेकिन उसका आरोप है कि जेल प्रशासन उससे समझौता करने का दबाव बना रहा है। फिलहाल इस मामले की जांच होने तक सच्चाई सामने आ पाएगी। 12 महीने से मैं सेंट्रल जेल जोधपुर में बंद हूँ 302 के केस में। और जेठाराम, यशवंत उर्फ बंटी, अरुण नैनाराम, टिकिया और गंगाराम और इन लोगों ने मिलकर मेरे साथ मारपीट की और जान से मारने की कोशिश की। और जेल प्रशासन को मैंने बोला, लेकिन जेल प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, पैसे लेके चुप हो गए हैं। मैंने मेरे मम्मी और भाई सुप्रीडेंट साहब के पास गए थे, लेकिन वो भी पैसे लेके कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जेल प्रशासन हरवंश सिंह और तुलसीराम और सुप्रीडेंट राजपाल सिंह, ये सब
पक्षपात करते हैं और पैसे लेकर कार्रवाई नहीं करते हैं। उधर राजस्थान के शिक्षा विभाग ने देश में पहली बार स्कूलों के कामकाज को सुधारने के लिए और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शाला संबलन पोर्टल की शुरुआत की है, जिसके जरिए किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को इलाके का कोई भी स्कूल अलॉट किया जाएगा, जिसके निरीक्षण के बाद मौके से ही ऑनलाइन रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। शिक्षा की गुणवत्ता में होगा सुधार, प्रदेश के शिक्षा विभाग का नवाचार। शाला संबलन पोर्टल की शुरुआत, अधिकारी करेंगे औचक तहकीकात। गहलोत सरकार प्रदेश के छात्रों को स्तरीय शिक्षा देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने एक और नवाचार की शुरुआत की है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने शाला संबलन की मदद लेनी शुरू की है। अब शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूलों का निरीक्षण मनमाने तरीके से नहीं कर पाएंगे, बल्कि शाला संबलन ऐप के जरिए अधिकारियों को निरीक्षण के लिए स्कूल आवंटित किया जाएगा। इस नवाचार से अब जिले के दूर दराज और ढाणियों में संचालित स्कूलों का अधिकारी निरीक्षण करेंगे। एक्चुअली शाला संबलन पहले भी था, बट लेकिन उसमें इंस्पेक्शन होकर रुक जाता था। इस बार एक नई चीज इसमें की गई है कि टिकट जनरेट होगा। जैसे आप अलग उसी टाइम पे कंप्यूटर पे आता है कि आपको कौन से स्कूल में जाना है और किसको जाना है, वो वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे जो कमियां हैं सबसे पहले वो उनको देखेंगे, बच्चों का क्या स्टैंडर्ड है एजुकेशन का उसको चेक करेंगे। उसके बाद जो फैसिलिटीज और वो सब होना चाहिए वो है या नहीं है, वो सारा चेक होगा। शिक्षा विभाग के मुताबिक शाला संबलन ऐप के जरिए अधिकारियों को स्कूल ऑनलाइन अलॉट हो रहे हैं। निरीक्षण होने पर डाटा सेंट्रल एजेंसी में जमा होता है। ऐसे में विभाग को ये पता चल जाता है कि किस अधिकारी ने किस महीने में किन स्कूलों का निरीक्षण किया है। शाला संबलन बेसिकली शाला का एक तरह का थॉरो इंस्पेक्शन है, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, इवन हमारे पीओ जो है वो समय समय पर विद्यालय का इंस्पेक्शन करते हैं। इसमें विभाग के लेवल पर प्रत्येक ऑफिसर्स के कुछ लक्ष्य फिक्स किए गए। जैसे अगर जॉइंट डायरेक्टर है तो हर महीने 7 स्कूल का इंस्पेक्शन करेगा और ये स्कूल उनको रैंडमली सिस्टम से एलोकेट होती है। इस तरीके से होती है कि 5 महीने के अंदर हमारे राजस्थान की सारी स्कूलें किसी न किसी ऑफिसर द्वारा विजिट कर ली हो। ऐसा नहीं होगा कि एक ही स्कूल में बार बार ऑफिसर जा रहे हैं और कुछ स्कूलें जो छूट जाए। उम्मीद है कि इस नवाचार से निरीक्षण का प्रोसेस बेहतर हो सकेगा, साथ ही सरकारी स्कूलों के कामकाज और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए उचित समय पर एक्शन लिया जा सकेगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए लवली बधवा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल